नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। हमारी पीएचडी का टॉपिक टीवी जर्नलिज्म इन द एज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड एनालिसिस विद रेफरेंस टू मोजो। इस पर जो हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने देश के हैं वो पत्रकार, उनका नाम है श्री सतीश कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार सर, अपना समय हमें देने के लिए। तो सतीश सर, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने पत्रकारिता में बदलाव होते हुए देखा है और आज की तारीख में स्मार्टफोन सबके पास आ गए हैं, ऐसे में आप स्मार्टफोन का टीवी जर्नलिज्म पर क्या प्रभाव देखते देखिए, जर्नलिज्म किसी विधा में हो, किसी माध्यम से हो, जर्नलिज्म जर्नलिज्म होता है। उसके जो मापदंड हैं, उसके जो गाइडलाइंस हैं, उसकी जो आहर्ताएं हैं, वो नहीं बदल। समाचार कलेक्ट करने का और परोसने का तरीका बदल जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। और बात आपकी इस मामले में सही है कि जब हाथ हाथ में स्मार्टफोन है, हर कोई मोजो वाला जर्नलिज्म कर सकता है, तो फिर बात वही स्टैंडर्ड की आती है, गाइडलाइंस की आती है। सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि जो गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से चले। तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जहां आप नहीं पहुंचते थे, जैसे हम लोगों को काफी तकलीफ हुई थी, बहुत तरह की तकलीफें हैं, 50 तरह की बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें थी। कवरेज में दिक्कत होती थी, पहुंचने में दिक्कत होती थी, फीड भेजने में दिक्कत होती थी। अब तो अब हाथों हाथ एक सेकंड के अंदर आप सब कुछ भेज दे सकते हैं। तो इस मामले में और पहुंच में कहीं भी आप पहुंच सकते हैं और कहीं से कहीं भी तुरंत के तुरंत डेटा विजुअल लाइव फॉर्मेट में आप सीधे लाइव हो जा सकते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। इसके साथ एक और चीज और है कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी ने एक काम और किया है कि एक साथ करोड़ों पत्रकार बना दिए। अगर वो पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को मेंटेन करे तो। दूसरी बात यह है कि अगर उसका दुरुपयोग हो, जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन भी है, इंडोक्ट्रिनेशन भी है और एक प्रकार के नैरेटिव चलाने की कोशिश भी है। झूठ को सच और सच को झूठ बताना भी ये टेक्नोलॉजी से और एक युद्ध के जैसा चलता है। तो ये इसका दूसरा साइड है। यानी आपने मोजो के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही बातों के बारे में बताया। अब हम अगर इसी को, जो आपका जवाब था कि अब बहुत से लोगों को स्मार्टफोन जब से उनके हाथ में आ गया है तो वो एक सिटीजन जर्नलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि उन्होंने जर्नलिज्म का ना तो कोर्स किया होता है ये, या ना प्रोफेशनली जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है जर्नलिज्म के जो लॉज हैं, इथिक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका वो फॉलो भी नहीं उतना कर पाते। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि उनको हम कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या दें या फिर मोबाइल जर्नलिस्ट की, मोजो की, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए, कंटेंट तो बहुत तरह के हो सकते हैं और कंटेंट तो गाने बजाने का भी हो सकता है, कंटेंट कुछ का भी हो सकता है, एनवायरनमेंट का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, खेल का हो सकता है, सबका होता है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि जो मोजो, जिनके हाथ में जर्नलिज्म है, जिनकी उंगली में जर्नलिज्म है, जिनके मशीन में जर्नलिज्म है, तो वो जर्नलिज्म की जो चीजें हैं कि क्या कानून है, क्या आहर्ताएं हैं, लॉ ऑफ द लैंड क्या है, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारी चीजों का पालन करे। ऐसा नहीं है कि वो मोजो पे आप और हम जो भी चाहें तो कुछ भी परोस दें, आप भी तो कानून से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। तो उस मामले में हम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, जो लोग भी, अभी हमने एक बहुत बड़ी चीज देखी कोरोना काल में जी। कि
अभी तक मुझे तो नहीं पता है कि जो ये गंगा में लाशें तैरी, तो वो मोजो वाले ने वो फुटेज खींचा या फिर कोई टेलीविजन वाले ने खींचा, या वो कैसे, किसने खींचा, कहाँ से ये आई, हम्म, फोटो से आई या वीडियो से आई, पहले वीडियो से आई या फोटो से आई, इसके लिए तो कोई देश के मूर्धन्य पत्रकार ने तो वो फोटो या वीडियो तो नहीं लाया। तो कंटेंट क्रिएटर्स में आप कहें कि जर्नलिज्म जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको आप जर्नलिज्म के कंटेंट क्रिएटर्स कहें। हम्म, जी। तो इसमें एक एक बात ये भी आती है सामने कि जिस तरीके से न्यूज गैदरिंग के प्रोसेस में स्मार्टफोन ने हेल्प की है, ये बात सच है। एक एनडीटीवी इतना बड़ा चैनल है जिसने सबसे बड़े लेवल पे मोजो को अपना भी रखा है, लेकिन इससे जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है जो मेरी नजर में शायद ड्रॉबैक है, कि जो प्रोफेशनल कैमरा पर्सन्स हैं, जो सिर्फ कैमरा हैंडल करते थे, उनकी जॉब भी जा रही है। तो इस पर आप क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी से तो जॉब पर असर पड़ता ही है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी के चलते आप, जॉब बचाने के चलते आप टेक्नोलॉजी छोड़, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि भाई जो एक पत्रकार है जो खाली पहले लिखता था, वो टीवी में भी आ गया, फिर डिजिटल में भी आ गया। तो उसी प्रकार से जो कैमरा पर्सन्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनका खतरा हो गया, तो ये 360 डिग्री अप्रोच है। उनको भी, अब पहले वो फोटो जर्नलिज्म करते थे या फिर वीडियो जर्नलिज्म, वीडियो जर्नलिस्ट हम उनको कहते हैं, तो वो बिल्कुल। अब वीडियो वीडियो अगर खींचते हैं तो उसका स्थान तो रहेगा ही मोजो में। लेकिन क्या है कि अब एक टोटल जर्नलिस्ट जो है, वो टोटल कम्युनिकेशन मैन की पर बड़ा फोकस है, ताकि वो इकोनॉमी भी सही चले कंपनियों की। तो वो अप्रोच है कि भाई आप वीडियो एडिटिंग भी कर लें, वॉइस ओवर भी कर लें, एंकरिंग भी कर लें, रिपोर्टिंग भी कर लें, स्क्रिप्ट भी लिख कर लें, प्रोडक्शन भी कर लें, और न जाने कितने काम कर लें। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जो कैमरामैन है, जो कि कैमरा ही तो अब ऑब्सोलीट हो रहा है। कौन से कैमरे, हम लोग 3-3 मशीन लेके घूमते थे और सब टांगते थे कांधे कांधे पे, अब वो कहाँ है, अब तो इतने छोटे से में हो जाएगा, हो गया। तो आपका तो अब मोजो से तो वीडियो एडिटर्स का भी खतरा है। आपको वहीं के ऊपर आपने एडिट करके भेज दिया, सीधे लाइव हो गया, तो सब पे खतरा है। मतलब आउटपुट जो कहते हैं टीवी में एक पार्ट होता है बैकअप, जो लोग प्रोडक्शन बिल्कुल। का काम करते हैं, जी। उनका भी, उनके ऊपर भी खतरा है। उनके ऊपर आप, हाँ ये बात जरूरी सही है कि रिपोर्टर्स की मतलब अहमियत बढ़ती है। वो रिपोर्टर फिर वो 360 डिग्री रिपोर्टर है। रिपोर्टर इन द सेंस कि वो न्यूज भी कर रहा है, लिखना भी जानता है, एडिट भी करना जानता है, कैमरा वर्क भी करना जानता है, और इसी जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो एडिट करके चला भी दे रहा है। तो ये बात है। और एक इसके साथ और दूसरी बात है, वो ये है कि मान लीजिए कि अब उनकी नई ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। जो कैमरा पर्सन, जिनको आप पुराना कैमरा पर्सन कहते थे, जी। और रिपोर्टर तो अपने आप को शहंशाह ही मानता है, और उससे बड़ा शहंशाह अपने आप को एंकर मानता है। तो सवाल, हाँ, तो एंकर मानता है, तो ये वाला जो भेद है वो खत्म होगा। लेकिन हाँ, एक हर व्यक्ति को फिर टोटल एक होता है, तो मतलब टोटल 360 काम करना पड़ेगा। ये बात है, ये ये बात हमारा है। कहना। बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं इसमें आपको क्वालिटी पर कुछ असर नज़र आता है? क्योंकि भाई जो आप एफसीपी पर एडिट करते हैं या वेलोसिटी जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, और आप मोबाइल के पे जो ऐप आ गए हैं आजकल बहुत सारे, उससे एडिटिंग करते हैं। तो जो जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी होती है, आपके अकॉर्डिंग वो किसमें ज़्यादा बेटर रहती है? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो स्टेटस क्वो वाली बात कर रहे हैं। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ, हमने क्यों मान लिया कि वेलोसिटी और एफसीपी पे ही अच्छा हो सकता है, क्यों नहीं इस पे हो सकता है? और ठीक है, अभी बात उतना उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं है, या मुझे मालूम नहीं कि अमेरिका वगैरह में या जापान वगैरह में क्या चल रहा है, कितने लेवल तक टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन ये तो बस समझिए कि ये
स्टेज है जिसमें आप मोजो से अब सब काम कर ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में वो जो वीडियो मतलब एफसीपी मशीन जो है क्या कहते हैं जो एग्रीगेटर्स होते हैं वो सारे जो है ना वही खत्म हो जाए, वही खत्म हो जाएंगे, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। ग्राफिक इफेक्ट ऑलरेडी हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ग्राफिक इफेक्ट जो है ये जो अपना डेटा से आप निकालते हैं ये तो जी, बस हाथों हाथ से हो जा रहा है। ये जो विजुअल ग्राफिक्स। सोशल मीडिया वालों के पास जितने भी सोशल मीडिया पे शायद ही कोई एक्टिव नहीं रहता है, उनके पास कौन सा एफसीपी वेलोसिटी या ग्राफिक डिजाइनर है। वो तो बने बनाए भी आते हैं, वो सब कुछ काम हो जाता है। और टीवी में भी हमने देखा है कि क्रोमा सेट का बहुत यूज होता रहा, वर्चुअल सेट का बहुत यूज होता रहा, ऐसा नहीं है। तो रियल सेट में फिजिकल सेट बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो भाई क्रोमा बना के ग्राफिक डिजाइनर से आप बना देते। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतना फास्ट भाग रही है उसमें तो सब कुछ इसी पे हो जाएगा, कोई इसमें कोई ये नहीं है। मुद्दा ये है, देखिए अब आप आइए हम जो असली बात में कहना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ग्लोबल विलेज हो रहा है, फिंगर टिप पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन क्या जर्नलिज्म क्या स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, बिल्कुल, या फिर प्रोपेगेंडा हो रहा है, या फिर झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का काम हो रहा है। बिल्कुल। ये यही यही सबसे बड़े सवाल है। यही नहीं, सबसे इसके बड़े लिए सवाल। नहीं, मैं ये सवाल जरूर है निश्चित रूप से, लेकिन इसके लिए आप जिम्मेदार तो आपको सबको ठहराना पड़ेगा। जो जिनको आप सो कॉल्ड बड़े या फिर मेनलाइन जर्नलिस्ट कहते हैं, उन्होंने कितना समझौता किया है या उनको समझौता करना पड़ा है, वो भी जिम्मेवार, बिल्कुल, वो भी झूठ बोलते हैं, वो भी सच को झूठ बताते हैं या सच बताते नहीं, या फिर उनके लिमिटेशन हो गए कि वो न्यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, सेम बात जो है वो मोजो करने वाला एक आम आदमी के पास भी है। तो ये बात सिर्फ स्टैंडर्ड्स की है, क्वालिटी की है, गाइडलाइंस की है, एथिक्स की है। इस तरह से आप इसको देखिए। हो सकता बिल्कुल, है कि आप मोजो से ही आप देखें, आपने वो एनडीटीवी का जिक्र किया, तो एनडीटीवी के में वहां पर वो लोग उसके स्टैंडर्ड को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बहुत करते हैं, चाहे जो भी विचारधारा रहे उनकी, बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव रहे या स्लांट रहे, लेकिन बहुत उसको फॉलो करते हैं। सबके साथ यह बात नहीं होती है। यही चीज हमने टीवी जर्नलिज्म में भी देखा पहले। तो टीवी टीवी क्या है, पर्दा छोटा हो रहा है लेकिन सब पर्दा दूसरे पर्दे में मिला हुआ। अब इस आप अभी ये काम कर रहे हैं, मेरे सामने टीवी रखा हुआ, उस पर लंबे पे बड़े पे देख सकते हैं, अब बड़े बिल्कुल, पे आपसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल। आप सिनेमा हॉल में भी बात कर सकते हैं हुँ, उस हुँ। लेवल पे। तो वो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी उठता है कि जिस तरीके से एनडीटीवी ने तो बड़े पैमाने पर मोजो के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। बाकी के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं अभी ना तो कि उनकी विचारधारा पे जा रहा हूँ, ना तो उनकी रिपोर्टिंग और जो भी वो प्रोग्राम बनाते हैं उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चूँकि मेरा टॉपिक जो है ये है कि स्मार्टफ़ोन आ जाने के बाद टीवी पत्रकारिता पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा। तो इस दिशा में आप भविष्य क्या देखते हैं मोजो का कि आने वाले समय में जिस तरह से एनडीटीवी ने अपनाया है वैसे ही बाकी के न्यूज़ चैनल्स भी इस कॉन्सेप्ट को अपना लेंगे या फिर अभी इसमें वक़्त लगेगा? देखिए इसका आर्थिक कारण भी है, वक्त भी लगेगा, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन कोई इसका विकल्प नहीं है, इसी पे जाना है। इस रूप में जाए चाहे उस रूप में जाए, जाना है, आज जाए कल जाए। इस पे प्रभाव संख्या पे मेन लाइन जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं वो भी इकोनॉमिक जाना चाहते हैं, सब कोई जाना चाहता है। वो प्रभाव उस दृष्टि से पड़ेगा और पड़ भी रहा है, पड़ भी रहा है। अब क्या है कि कई तरह के शक्तियां काम करती हैं, तो उन शक्तियों का चाहे कुछ मानवीयता भी है, उसमें जो है चीजें फंसी हुई है, लेकिन भविष्य तो वही है। आप उसका क्या निकाल लेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव तो निकालेंगे नहीं पाएंगे। लोग डिजिटल को कुछ मानते ही नहीं थे, आज डिजिटल लगता है कि अब टीवी को ही टप गया, आगे बढ़ गया।
बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था कि अब आपको क्या लगता है, जब 90s में टीवी मीडिया नया-नया आया था, आपने तो बहुत अच्छे से उस दौर को देखा है, तो लोगों ने कहा था प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा, न्यूज़पेपर की अब वैल्यू नहीं रहेगी, लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें खबरें कल छपेंगी, कल दिखेंगी, हम टीवी में अभी देख लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग आज भी हैं। कोरोना काल में ज़रूर न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन कुछ डाउन हुआ है, उसकी दूसरी वजह है। अब आपको क्या लगता है कि जब मोजो का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, डिजिटल मीडिया फल फूल रहा है, तो क्या ये टीवी मीडिया के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा शुरू से मानना है और मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस भी किया, बहुत कोशिश भी की, जितना हो सकता था, जी, कि आपका क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म क्या है। अखबार की भी जगह रहेगी, टीवी की भी जगह रहेगी, डिजिटल की भी जगह रहेगी। और जो मोजो क्या है, मोजो तो एक तौर तरीका है। बिल्कुल। और ये कोई अपने आप में कोई चीज नहीं है ना, हाँ, आपने एक टर्मिनोलॉजी दे दी, तो मोजो तो एक कलेक्ट और परोसने का तरीका है। बिल्कुल, अब अखबार जो है, अखबार भी डिजिटल हो रहे हैं, बहुत सब बिल्कुल। जगह अखबार डिजिटल हो गए, विदेशों में, पश्चिम में, तो अखबार अब डिजिटल ही हो गए, हाथ में तो आते नहीं कि ब्रॉडशीट आ जाए। तो वो बात ये है। अब अखबार की एक देखिए, मैं आपको बताऊं, जब टीवी आया, टेलीविजन जर्नलिज्म इंडिया में, भारत में प्राइवेट प्लेयर्स आए, और मैं दूरदर्शन और नेशनल ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती की बात नहीं कर रहा हूँ, या उससे पहले मतलब उसके साथ ऑल इंडिया रेडियो की बात। ऑल इंडिया रेडियो को भी बीबीसी से बहुत कंपटीशन मिला था। तो जब डीडी आया और डीडी पे कुछ प्राइवेट प्रोग्राम भी चलने लग गए, तो टीवी आ गया, अचानक से कितना जल्दी छा गया। लेकिन टीवी में न्याय नहीं हुआ, हुँ, टेलीविजन में बहुत कमियां रह गई, खबरों के ख्याल से, अच्छे ट्रेनिंग के ख्याल से, अच्छे लोगों के रिक्रूटमेंट के ख्याल से, पदोन्नति के ख्याल से, रोड से भी लोग भरे गए, रोड से क्या जाओ आ जाओ करके हुँ, ऐसे हुआ। तो उससे क्या हुआ कि अखबारों की अहमियत बनी रह गई, बिगड़ा नहीं। हुँ, अब क्या होता है कि आदमी जो है उस दौर में यही देखने लगा कि भाई विजुअल देखना है तो टीवी देख लो, डिबेट सुनना है तो टीवी देख लो, और अच्छे से गहराई में पढ़ना है और अच्छी खबरें पढ़नी है तो अखबार पढ़ लो। हुँ, ऐसा एक हम कहेंगे कि एक मानसिकता बनी, जी, या ये हुआ। लेकिन जितना टीवी को ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। हुँ, हम लोग सब जिम्मेवार, इसमें कहीं से बिल्कुल। दो राय नहीं। यानी तो टीवी न्यूज़ में कहीं न कहीं क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की है, पहले भी थी, आज भी, आज कुछ ज़्यादा है। क्वालिटी क्राइसिस है, उसके बाद क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आया। बिल्कुल, अब तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आप वैसे बोल रहे हैं, तो खबरों के ख्याल से तो बिल्कुल वो रही ही है, वो पूरी नहीं, किसी ने कभी अच्छा किया, किसी ने कोई एक खबर को अच्छा कर लिया। एक अनवरत 360 डिग्री अप्रोच में टीवी ने अखबार को, मुझे नहीं लगता है कि एक क्षण के लिए भी रिप्लेस किया। लेकिन अब मैं आप बता रहा हूँ, ये डिजिटल माध्यम जो है, ये टीवी और अखबार दोनों का मिला-जुला रूप हुँ, है कि नहीं? जब बिल्कुल, अखबार ही डिजिटल हो रहा है, तो इसमें तो आप पढ़ भी सकते हैं, सोए-सोए तकिए पे बैठ के पढ़ लेते हैं, चलते-चलते गाड़ी चलाते हुए या सीट पर बैठे हुए पढ़ लेते हैं, ट्रेन कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि ये इसमें सहूलियत है। तो अब सवाल ये है कि या तो ये पूरा मर्ज कर जाएगा, मर्ज करना चाहिए मुझे लगता है। सबकी, अदरवाइज क्या है कि अपना-अपना एक अपनी-अपनी भूमिका रहेगी, सब कुछ डिसाइड करेगा गुणवत्ता, क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल। आप बिल्कुल यही डिसाइड करने वाला है, यही जो है इन चीज़ों को आगे का भविष्य तय करेगा, कि भई आज भी कुछ अखबार हैं, तो मजबूर कर देते हैं आपको सुबह-सुबह पढ़ने के लिए।
आप क्या करोगे? नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अगर थोड़ा सा भी आप न्यूज के आप देखना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो डिजिटल में क्या है, अभी डिजिटल में आप देखिए कई हमारे आउटफिट्स हैं, उनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, लेकिन वो रह रह के कभी ना कभी विवश करते रहते हैं रीडर्स को, व्यूअर्स को कि भैया हमें भी देखो, हमें भी पढ़ो। और पढ़ना पड़ती है, वो अखबारों में भी चीज नहीं रहती, टीवी में तो नहीं रहती। टीवी में कुछ रहता है तो आपको लगता है कि वो डिजिटल में अखबार फॉलो करते हैं। एक समय ऐसा भी आया था कि समाचार एजेंसियों के दफ्तरों में टीवी लगा दिए गए सामने, और वो लोग देख के न्यूज लिख लेते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा भी आया था। लेकिन वहां से टीवी रास्ता भटक गया, कुछ खास कर नहीं पाया, है ना। वो कैमरा वर्क ने ज्यादा काम किया, जर्नलिस्टों ने बहुत कम काम किया। कम काम किया है। तो जो ये रास्ता भटका है, आप बता रहे हैं भटकाव में है, तो ये सही सीधे रास्ते पर कब आएंगे आपको लगता है? क्योंकि एनबीए आपने बना रखा है, सो कॉल्ड सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एनबीएसए है, बात अगर मैं टीवी की करूं, प्रिंट की अगर बात करूं तो आपका पीसीआई है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि अगर डिजिटल मीडिया के लिए मोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स जो लोग चला रहे हैं, उनके लिए भी क्या कोई सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये भटका हुआ रास्ता सीधे रास्ते पे कैसे आएगा? आखिरकार क्वालिटी बेस्ड जर्नलिज्म कैसे होगा? देखिए, दो चीजें नहीं, सिर्फ इससे नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं मेरी समझ क्या कहती है। रेगुलेशन है, आप देश के कानून से, संविधान से दिए गए बने के लिए बने कानून से आप बंधे हुए हैं। हम आप अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि बिना उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी होने की जरूरत ही नहीं। आप सीधे पकड़े जाएंगे, आपने कुछ गलत किया या कानून का उल्लंघन किया तो ये तो है ही। और मतलब सैकड़ों कानून, सैकड़ों, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है कि अगर जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन, विमर्श, नैरेटिव को ठीक रखना है तो आपको सेल्फ रेगुलेशन जरूर देना चाहिए। उसमें आजादी होती है। आजादी जितना भी होती है, कितना होती है, ये एक विषय हो सकता है, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। बिना आप रेगुलेशन के, बिना आप आजाद हुए भी बहुत आजादी रख सकते हैं। और आपके पास पूरी आजादी रहे और फिर भी आप जो है ना, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, घुटने टेक देते हैं और अपने व्यक्तिगत या संस्थागत लाभ के चक्कर में लग जाते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आपने बात की एनबीए की। जी। एनबीए का जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी था, जो एक समझिए कि क्वाज़ाई जुडिशरी बॉडी के रूप में काम करता था, उसका मैं भी मेंबर था। मैं, आप कह सकते हैं, जज था। बिल्कुल। और हमारे प्रमुख थे जस्टिस जे.एस. वर्मा, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, अब नहीं है इस दुनिया में। तो हमने बड़ा क्लोजली देखा है जो ताकत होनी चाहिए थी एनबीए में, एनबीएसए में, अभी भी जो एनबीएसए है वो कभी भी तो उसका इस्तेमाल सही से नहीं। और जो लोग इसके मेंबर थे उन्होंने अपनी शर्तों पर थोड़ा सा इसके ऊपर दबाव बनाए रखा, और कभी तो कोई इनके खिलाफ फैसला आ गया तो उन्होंने इसको छोड़ ही दिया, मतलब वॉकआउट कर गए। तो ये वाली चीज है। और अभी तो आप देखिए कि एनबीए है और उसके जवाब में भी एक कोई बन गया है, एनबीएसएफ या क्या बोलते हैं, वो भी बन गया है। तो पैरेलल बॉडीज है। तो वो तो दिक्कत है ही, लेकिन ये एक बात होती है कि इसी समय ऐसे माहौल में ही कुछ और गलतियां होती रहती हैं, कुछ गड़बड़ियां होती रहती हैं। आप कानून का उल्लंघन कर देते हैं, कुछ गलत विजुअल दिखा देते हैं, कुछ गलत बातें कह देते हैं, तो इसमें पकड़े भी जाते हैं। लेकिन क्या ऐसे में ही अथॉरिटीज के लिए मौका होता है कि वो आपके अंदर हस्तक्षेप कर दें? क्योंकि वो कहेंगे कि भाई आप तो रेगुलेट ही नहीं हो सकते, तो आप खुद नहीं रेगुलेट कर सकते, आपके आपस में कुछ है ही नहीं, ना इसको आप एनफोर्स कर पाते हैं। उससे बचना चाहिए।
और उसको उससे बचने का तरीका एकमात्र ये है कि आप अगर सेल्फ रेगुलेशन में हैं तो व्यक्ति से शुरू होता है, व्यक्ति से शुरू होता है, मोजो से हो, चाहे रिपोर्टर से हो, चाहे कुछ किसी से भी हो, तो वहां से शुरू होता है। और इसको बहुत मजबूती से बिना भेदभाव के इसको एनफोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए, तभी आपकी सेल्फ रेगुलेशन और उसकी क्रेडिबिलिटी, जिसको आप विश्वसनीयता कह रहे हैं, वो बनी रहेगी। नहीं तो क्या है। देखिए, ऐसा है कि आपने ये बात कही है कि सेल्फ रेगुलेटरी होनी चाहिए, आप खुद उसमें मेंबर भी रहे हैं, लेकिन आप, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लिए नाम के लिए ही सही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है या न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, इन ऑर्गेनाइजेशन को टाइगर, टूथलेस टाइगर कहा जाता है ना। और उसमें इसके अगर ये संस्थाएं हैं, इसके बाद भी तो टीवी पत्रकारिता की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। तो मेरा जो टॉपिक है उसमें ये है कि चलिए इनके लिए तो नाम के लिए ही सही, लेकिन सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, थोड़ा बहुत वो काम कर भी रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या हो, कैसे क्या सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, या गवर्नमेंट कोई स्टेप ले जो नए आईटी रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर ये संभव भी है या नहीं है, क्योंकि डिजिटल का स्पेस बहुत बड़ा है। देखिए, डिजिटल के लिए भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेशन का हो, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, क्या कहते हैं उसका एक और आजकल शब्द निकल गया, ओवरसाइट के लिए बहुत कुछ है उसके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन होना तो चाहिए सेल्फ रेगुलेटरी ही। आप किस बात के पत्रकार हैं? आपको पत्रकार क्यों कहा जाएगा? चाइना, पूर्व यूएसएसआर, ऐसे ऐसे कई मॉडल हैं, वहां भी जर्नलिज्म होती थी कहने को। बिल्कुल। तो ये मेरा तो यही कहना है भाई, नॉर्थ कोरिया में भी तो अखबार छपते होंगे या डिजिटल होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक सेल्फ रेगुलेशन देना होगा, क्योंकि हम एक लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हैं। राइट। वो जरूरी है कि अब देखिए, कोई भी किसी की आलोचना करे तो आलोचना एक कोई मिशन से आलोचना करने लगे, कोई एम से करने लगे, कोई ऑब्जेक्टिव से करने लगे, कोई मुकाम से करने लगे, कोई एक कॉन्स्पिरेसी से करने लगे, तो गलत है। आपको इसको, मतलब इसमें त्रुटियां रहेंगी, कमियां रहेंगी, बहुत कुछ रहेंगी, लेकिन रास्ता तो यही है, मतलब रास्ता तो यही है। हमको मेरे ख्याल से जो अमेरिका का मॉडल है या फिर ब्रिटेन का मॉडल है वो ठीक है, वहां हर कुछ रेगुलेटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप देखिए कितने वायलेशन होते हैं। बिल्कुल। और इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जो फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फैलता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही फैलता है, इसलिए उनको भी रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए। होना चाहिए सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी, मेरे साथ ख्याल कुछ हुआ भी है। हाँ, आईटी रूल्स के जो नए आए हैं उसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, तो उसका पालन करना चाहिए। तो रूल्स में कोई क्या दिक्कत है? रूल्स तो है ही, रूल्स तो नहीं भी होते तो भी हाँ, लेकिन उन रूल्स का उनका जो है पालन कितना हो रहा है, इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, और जो रूल्स को अगर वायलेट कर रहे हैं तो उनको क्या जो है पनिशमेंट दिया जा रहा है, इस पर भी जो है नजर रखनी चाहिए। सुपरविजन वाली बात जो आप कह रहे थे। अब आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज से 10 साल बाद आप टीवी पत्रकारिता का भविष्य क्या देखते हैं, खास तौर पर डिजिटल से अगर जोड़कर मैं इसको पूछूं, तो ये क्या कन्वर्जेंस मीडिया हो जाएगा कि एक ही छाते के अंदर आपको प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कुछ आपको अपने स्मार्टफोन में मिल जाएगा? वो बात आपने कह दी, लेकिन फिर भी आने वाले समय में पत्रकारिता पर क्या क्या मतलब बदलाव आ सकते हैं, क्या देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? देखिए, हम ज्यादा इसमें बोलेंगे नहीं, मैंने सब कुछ कह दिया है। अखबारों के लिए चुनौती है कि वो अपना एक आइडेंटिटी बना के रखें। टीवी के लिए भी यही है, लेकिन कन्वर्जेंस होगा और हो ही गया है लगभग। बिल्कुल। तो आगे आने वाले दिन में सब कन्वर्ज करें जर्नलिज्म पे तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक भाव व्यक्त कर रहा हूँ
लेकिन टेक्नोलॉजी के ख्याल से देखें तो टेक्नोलॉजी के ख्याल से तो वही कन्वर्जेंस ही होगा और कोई हमको विकल्प तो दिखता बिल्कुल, नहीं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई हम्म। नई टेक्नोलॉजी आ जाए, यानी ये भी हो सकता है। तकनीकी के दौर में पत्रकारिता लगातार तरक्की करती रहेगी। आने वाले समय में और भी ये तकनीकी जो है डेवलप होगी तो पत्रकारिता भी डेवलप होगी। लेकिन जो सर की बातों से मुझे समझ में आया कि आपके तौर तरीके भले ही बदल जाएं, लेकिन जो पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत हैं, जो पत्रकारिता की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर हमसे जुड़ने के लिए, हमारी पीएचडी से रिलेटेड रिसर्च के लिए अपना इनपुट्स देने के लिए। मैं अपनी थीसिस में आपको जरूर एक्नॉलेज करूंगा। आप बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।